Today's topic is equalization levy, that is डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जो भी टैक्स लगता है इक्वलाइजेशन लेवी। तो इस टॉपिक में दो चीजें हैं। तो पहला तो है इक्वलाइजेशन लेवी एंड सेकंड इज द वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो पहला तो है इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी इज आल्सो नोन एज गूगल टैक्स, और वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आया था, वो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू नहीं आता। तो पहले तो सेक्शन 165, और दो ही सेक्शन है मेन, 165 और 165 है। तो पहले 165, तो 165 क्या बोलता है? तो कोई भी एक PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और नॉन रेसिडेंट विथ पीई इन इंडिया, अगर वो कोई भी स्पेसिफाइड सर्विस लेता है फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट विदाउट NR विदाउट पी, तो ये अपना पेयर है और ये अपना रिसीवर है। तो ये अपना रिसीवर है। तो वो स्पेसिफाइड सर्विसेज लेता है, तो उस पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटना होता है। और वो भी कब? जब 1 लाख के ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन हो तो ही। और ये स्पेसिफाइड सर्विसेज क्या है? कोई भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट या फिर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस है, तभी ही ये चीजें आती है। तो चार पांच चीजें। तो पहला तो पीयर पीयर कौन होना चाहिए? PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और NR विद पी। सेकेंड, क्या देना चाहिए? स्पेसिफाइड सर्विस क्या है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस। फिर थर्ड, कितना परसेंट? 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटना होता है। फिर फोर्थ, किस अमाउंट के ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 1 लाख के ऊपर। और फिफ्थ, रिसीवर कौन होता है? एनआर विदाउट पी। तो ये अपना एक सेक्शन 165 का समरी हो गया। फिर ये चीजें नॉट एप्लीकेबल, ये सेक्शन 165 नॉट एप्लीकेबल है जब एनआर पी इफेक्टिवली कनेक्टेड है। एनआर नॉन रेजिडेंट का पी इफेक्टिवली यहाँ पे ही कनेक्टेड है। फिर इट इज नॉट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं है तो ये इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है। और अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, तो अपने ऊपर बात कर ली, थ्रेशोल्ड 1 लाख वाली ही है। फिर सेक्शन 165 क्या बोलता है? इको नॉन रेसिडेंट विदाउट पी, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? पर्सन रेसिडेंट इंडिया, पर्सन हु इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बट आईपी एड्रेस इंडिया का यूज कर रहा है। तो उस पर 2% उसको एक का इक्वलाइजेशन लेवी काटना होता है। इक्वलाइजेशन लेवी 2.0, तो उसको 2.0 ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, जो भी ग्रॉस कंसिडरेशन रिसीव्ड आता है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव होता है। तो ये अपना इंडियन वाला पॉइंट हो गया। बट अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट, कोई भी एनआर है, एनआर एनआर विदाउट पी कोई सर्विस दिया है, बट स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, वो क्या है? स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस क्या है? एडवर्टीजमेंट विच टारगेट्स पर्सन रेसिडेंट इंडिया एंड आईपी एड्रेस जो इंडिया का है, और डेटा कलेक्टेड PRI एंड आईपी एड्रेस को सेल कर रहा है। तो अगर एनआर विदाउट पी को सर्विस दे रहा है, कौन सी? स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस ये वाली, तो उस पर भी 2% ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इक्वलाइजेशन लेवी CG को जमा करवाना होता है। अब ये जो अपना 2 हुआ, इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 है, वो कब कब अप्लाई होता है? तो अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर मैनी टू वन, मतलब अगर जब भी इको का टर्नओवर, जो भी इको का ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से ज्यादा होता है, तब उसको 2% इक्वलाइजेशन लेवी काटना होता है। सप्लाई NR विदाउट पी ही होना चाहिए। मतलब अगर रेसिडेंट सप्लायर है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर रेसिडेंट सप्लायर है और वो इको को सप्लाई कर रहा है, और वो फिर अपने अपने देसी बॉयज को बेच रहा है, अपने इंडियंस को बेच रहा है, तो फिर उस पर लेवी नहीं आता, तो उस पर सेक्शन 195 लग जाता है। तो ये पॉइंट हो गया। और इट इज नॉट एप्लीकेबल वेर 165 अप्लाइज। ऊपर वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी 1 अप्लाई होता है, वहां पे 165A अप्लाई नहीं होता। एंड इको का एनआर अगर पी इंडिया में पी है और वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है, तो उस पर ये वाला 165A अप्लाई नहीं होता है। नाउ एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब 165 और 165 दोनों लगेगा, तो ये एक चीज है कि हम्म तो ये एक सिचुएशन है जिसमें पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वो इको से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहा है, और उसका बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ले रहा है, और 3 करोड़। तो यहाँ पे अपनी 165 वाली कंडीशंस एकदम प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाती है। वो क्या क्या है? तो अपना पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। फिर जो भी है ई कॉमर्स वाला जो अपना रिसीवर है, वो NR विदाउट पी होना चाहिए। स्पेसिफाइड सर्विस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वाली होनी चाहिए, और 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो उस पर अपन 6% काटते हैं, तो 6% वाला भी हो जाता है, और 2% वाला नीचे वाला भी हो जाता है, 2.0 भी हो जाता है, ये भी लग जाता है। तो अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो कौन सा लगाना है? तो पहले तो जो भी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो अपन को 165 लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी 165 अप्लाई करेगा, तब 165A अप्लाई नहीं करेगा। सो दिस वाज
दिस वाज द इक्वलाइजेशन लेवी। अब ये जो अपना 2.0 है उसकी एक समरी है। तो ये अपना अमेजोन है, 2% इक्वलाइजेशन लेवी, एनआर विदाउट पी है। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है। तो प्रोडक्ट है वो अमेजोन खुद का है। तो अगर खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है, खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। फिर अमेजोन एनआर विदाउट पी का सप्लायर, एनआर विदाउट पी है, इको भी एनआर विदाउट पी है, तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा, उस पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। फिर प्रोडक्ट रेसिडेंट का, अपना रेसिडेंट वाला है, रेसिडेंट का है, सप्लायर रेसिडेंट है, तो उस पर इक्वलेशन लेवी नहीं लगता। फिर प्रोडक्ट जो है वो एनआर विथ पी का, एनआर विथ पी का है, तो उस पर तो इंडिया में ही टैक्स लग जाए, तो उस पर भी इक्वलेशन लेवी नहीं आएगा। बट ये लास्ट वाला एक थोड़ा ट्रिकी है कि एनआर विथ पी है बट अनरिलेटेड बिजनेस है, तो इसमें ना कॉस्मेटिक्स और फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स और फुटवेयर वाला एग्जांपल है कि उसका पी एक ऑनलाइन सेलर है जिसका जो जो कॉस्मेटिक्स बेचता है, बट उसका इंडिया में पी फुटवेयर के लिए, तो उस पे इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा। हाँ, अगर वो कॉस्मेटिक्स जब भी बेचेगा, कॉस्मेटिक्स बेचेगा इको के थ्रू, तो उस पे अपना इक्वलाइजेशन लेवल लग जाएगा, बट अगर फुटवेयर बेचेगा तो नहीं लगेगा। और इंडियन कस्टमर्स रेसिडेंट आईपी तो 2 करोड़ से ज्यादा। अब इसके एक मास्टर समरी है। तो 165 कब कब लगेगा, ये पॉइंट्स एग्जाम में छाप के आ जाना है। तो 165 6% वाला कब लगेगा? तो ट्रांजेक्शन इज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और अदर स्पेसिफाइड सर्विस, पेयर रेसिडेंट बिजनेस प्रोफेशन और एनआर विद पी इन इंडिया है। रिसीवर जो है वो एनआर विदाउट पी है, जो रिसीव कर रहा है वो एनआर विदाउट पी है, और एग्रीगेट अमाउंट मोर देन ₹1 लाख है, तब अपन 6% वाला इक्वलाइजेशन लेवल लगाते हैं। बट अगर 165 है, 2%, 2% वाले में क्या चार कंडीशन है? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर एनआर विदाउट पी इन इंडिया होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट ओन्ड बाय एनआर विदाउट पी इन इंडिया होना चाहिए। कस्टमर्स इंडियन कस्टमर्स देसी बॉय होना चाहिए। और टोटल कंसिडरेशन मोर देन 2 करोड़ होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है ना, एग्जाम में ठोक के आ जाना है। अगर इक्वलाइजेशन लेवल आया तो ये 4 पॉइंट, दोनों में 4 4 पॉइंट लिख दे, खत्म कर देना और आंसर खत्म कर देना, उसको लिख देना। बट अब ये है ना वो कंप्लायंस वाला चीज है। तो अगर 166, तो 166 में अगर 165 वाला जो अपना लेवी है उसको 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा कर दो। 166 ए वाला इको का लेवी है उसको Q1 का 7 जुलाई, Q2 का 7 अक्टूबर, Q3 का 7 जनवरी, और Q4 का है वो 31 मार्च। कुछ भी लिमिट है, 31 मार्च याद रखनी पड़ेगी, 31 मार्च। फिर रिटर्न, रिटर्न 30 जून तक भर दो। 30 जून को भर दो। अगर लेट किया तो 100 पर डे का अपन को 100 पर डे का पेनल्टी लगता जाएगा। फिर इंटरेस्ट 166 और 166 एक ही, 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ वो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। पेनल्टी रुपीज 1000 पर डे, और मैक्सिमम लेवी तक की अपन को पेनल्टी लग सकती है। नाउ लेवी जब भी लगेगा तो रेसिपिएंट को जो भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 10 सबसेक्शन 50, एंड फेल टू डिडक्ट लेवी। तो ये अगर ये लेवी डिडक्ट नहीं किया तो वो 100% डिसअलाउड हो जाएगा। और जब भी ये अपन को डिडक्ट और जमा करवाएंगे तब अपन को उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। बस, दिस वाज इट, इक्वलाइजेशन लेवी। ये मेन मास्टर समरी है ना, खतरनाक है। यही एक इंपॉर्टेंट है। 165 में 6% कब लगेगा? ट्रांजेक्शन इज ऑफ ऑनलाइन एड और अदर स्पेसिफाइड सर्विस, पेयर रेसिडेंट बिजनेस और प्रोफेशन एनआर विद पी इन इंडिया, रिसीवर एनआर विदाउट पी इन इंडिया, एग्रीगेट अमाउंट मोर देन और इक्वल टू मोर देन 1 लाख। अगर 165 ए 2% कब लगेगा? इको ई कॉमर्स ऑपरेटर एनआर विदाउट पी इन इंडिया, प्रोडक्ट ओन बाय एनआर विदाउट पी इन इंडिया, कस्टमर्स इंडियन कस्टमर्स, एंड टोटल कंसिडरेशन मोर देन 2 करोड़। एंड दिस वाज इट, इक्वलाइजेशन लेवी।